गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब और कैसी चल रही है आप सबकी पढ़ाई? कमेंट सेक्शन में बताएं। और ये जो लेक्चर मैं बना रहा हूँ ये आपको समझ भी आ रहे हैं नहीं, इसके बारे में भी कमेंट में बताएं। तो पिछले लेक्चर में हमने ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन टॉपिक किया था। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा बनता है स्काई वेव प्रोपेगेशन। लेकिन उससे पहले हमें अर्थ एटमॉस्फेयर के बारे में जानना ज़रूरी है, ताकि हमें पता चले कि स्काई के थ्रू किस तरह से वेव का प्रोपेगेशन होगा। तो अर्थ एटमॉस्फेयर हम आज करेंगे। देखिए इसकी डेफिनेशन क्या है। द गैसियस एनवेलप सराउंडिंग द अर्थ इज कॉल्ड अर्थ एटमॉस्फेयर। कि अर्थ के चारों तरफ जो गैस का एनवेलप है, जो कवरिंग है, उसे ही अर्थ एटमॉस्फेयर कहते हैं। द अर्थ एटमॉस्फेयर मेनली कंसिस्ट ऑफ नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% एंड with a little portion of argon, carbon dioxide, water vapors, hydrocarbons, sulfur compound and dust particle। तो जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं ये चीज़ें छोटी क्लासेस में, कि अर्थ एटमॉस्फेयर जो है उसके अंदर 78% नाइट्रोजन होती है, 21% ऑक्सीजन, और बाकी जो है पोर्शन बचता है उसके अंदर आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स, हाइड्रोकार्बन, सल्फर कंपाउंड और डस्ट पार्टिकल, ये सब आते हैं। द डेंसिटी ऑफ द एटमॉस्फेरिक एयर गोज ऑन डिक्रीजिंग एज वी गो अप। जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं, अर्थ के जो सरफेस है उससे ऊपर जाते हैं, तो डेंसिटी जो है वो कम होनी शुरू हो जाती है एयर की। मतलब पार्टिकल जो एयर के हैं वो अर्थ सरफेस पे काफ़ी क्लोज होते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, जैसे कि हम पहाड़ों में भी जाते हैं, तो वहाँ पे डेंसिटी कम होती जाएगी, पार्टिकल दूर दूर होते जाएंगे, क्योंकि अर्थ के नज़दीक जो ग्रेविटी है वो इन पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करती है और इनको थोड़ा क्लोज ला के रखती है। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो ग्रेविटी कम होती जाएगी, अर्थ ग्रेविटेशन फोर्स जो है, और पार्टिकल दूर होते जाएंगे, जिससे कि एयर डेंसिटी कम होती जाएगी। द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ द एटमॉस्फेरिक एयर इंक्रीजेज एज वी गो अप। और वैसे ही इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ती जाती है जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं। द अर्थ एटमॉस्फेयर हैज़ नो शार्प बाउंड्री। अर्थ एटमॉस्फेयर की बाउंड्री एकदम शार्प नहीं है, जैसे हमें लगता है भाई एक लाइन लगी हुई है, उससे नीचे अर्थ एटमॉस्फेयर है और उससे ऊपर स्पेस है, ऐसा नहीं है। ये पार्टिकल आहिस्ता आहिस्ता जो है दूर होते जाएंगे और एक हाइट पे जाके ये पार्टिकल एक तरह से डिसअपियर ही हो जाते हैं। इट हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू वेरियस रीजन्स एज गिवन बिलो। तो ये अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है अलग अलग रीजन में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट है ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर क्या होता है? इट एक्सटेंड्स अप टू द हाइट ऑफ 10 किलोमीटर। तो जो अर्थ एटमॉस्फेयर है उसका सबसे जो लोअर लेयर होती है, जिसके अंदर हम रहते हैं, अर्थ सरफेस से 10 किलोमीटर हाइट तक, वो जो है ट्रोपोस्फियर होता है। द एटमॉस्फेरिक एयर इन दिस रीजन हैज़ मैक्सिमम डेंसिटी। तो इस रीजन में जो एयर है उसकी डेंसिटी मैक्सिमम होती है, विच वेरीज फ्रॉम 1 kg पर मीटर क्यूब एट द सरफेस ऑफ अर्थ टू 0.1 kg पर मीटर क्यूब एट द टॉप ऑफ दिस लेयर। कि सरफेस ऑफ अर्थ पे अगर हम 1 मीटर क्यूब एयर कलेक्ट करें तो उसका जो मास आएगा वो 1 kg आएगा। लेकिन जब हम 10 किलोमीटर ऊपर चले जाते हैं तो वो जो है 100 ग्राम रह जाता है, 0.1 kg। ठीक है, 1 मीटर क्यूब का मास। इसका मतलब डेंसिटी क्या है? कम होती जा रही है, पार्टिकल दूर दूर होते जा रहे हैं। द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ दिस रीजन इज लीस्ट एज कंपेयर टू अदर रीजन्स ऑफ द अर्थ्स एटमोसफियर। तो इस रीजन की कंडक्टिविटी बहुत कम होती है एज कंपेयर टू अदर रीजन्स। ये कंडक्टिविटी का जो कंसेप्ट है ये आगे आएगा, जो आगे हम टॉपिक करेंगे वहाँ पे जो है एक्सप्लेन करूँगा इसको। इन दिस पोर्शन ऑफ द एटमोसफियर द टेम्परेचर डिक्रीजेज विद हाइट फ्रॉम 290 केल्विन टू 220 केल्विन। तो जो टेम्परेचर है आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे हाइट पे हम जाते हैं 10 किलोमीटर तक, तो टेम्परेचर कम होता जाएगा। सेकंड है स्ट्रेटोस्फियर। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम 10 किलोमीटर टू 50 किलोमीटर। तो ये 10 से 50 किलोमीटर तक फैला हुआ है।
10 किलोमीटर हाइट से 50 किलोमीटर हाइट तक ऊपर तक अर्थ के चारों तरफ। फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ द डेंसिटी ऑफ एयर ऑफ दिस रीजन वेरीज फ्रॉम 0.1 kg पर मीटर क्यूब टू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। देखो 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब डेंसिटी आ चुकी है, जो कि बहुत कम होती है। देयर इज एन ओजोन लेयर इन दिस रीजन, तो इसी रीजन में ओजोन लेयर भी होती है। इन बिटवीन 30 किलोमीटर टू 50 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, तो 30 किलोमीटर से 50 किलोमीटर हाइट तक ओजोन लेयर फैली हुई है अर्थ के चारों तरफ। विच एब्जॉर्ब्स ए लार्ज पोर्शन ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन रेडिएटेड बाय सन, तो सन से जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आती हैं सन के रेडिएशन के अंदर, तो उनको ये एब्जॉर्ब कर लेती है। और कमिंग फ्रॉम आउटर स्पेस, और आउटर स्पेस से भी जो रेडिएशंस आती है उनको भी ये एब्जॉर्ब कर लेती है। द टेम्परेचर ऑफ दिस रीजन वेरीज फ्रॉम 220 केल्विन टू 280 केल्विन, तो इस रीजन का टेम्परेचर 220 से 280 केल्विन तक वेरी करता है, मतलब बढ़ेगा दोबारा से। पहले तो घटा था 290 केल्विन से 220 केल्विन तक, अब 220 से फिर इंक्रीज होना शुरू होता है। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे 280 केल्विन तक चला जाएगा, 50 किलोमीटर तक जब हम पहुंचेंगे। उससे आगे देखिए, नेक्स्ट है मेसोस्फीयर। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम 50 किलोमीटर टू 65 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, तो 50 से 65 किलोमीटर तक ये एक्सटेंड है, फैला हुआ है। द डेंसिटी ऑफ एयर इन दिस लेयर वेरीज फ्रॉम 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब टू 10⁻5 kg पर मीटर क्यूब। द टेम्परेचर ऑफ दिस रीजन फॉल्स फ्रॉम 280 केल्विन टू 180 केल्विन, तो आगे फिर दोबारा से टेम्परेचर गिरना शुरू हो जाता है विद हाइट, जैसे जैसे हम ऊपर हाइट पे जाएंगे। फोर्थ है आयनोस्फीयर। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम 65 किलोमीटर टू 400 किलोमीटर, तो 65 किलोमीटर से 400 किलोमीटर ऊपर तक जो रीजन है वो है आयनोस्फीयर। द डेंसिटी ऑफ दिस रीजन वेरीज फ्रॉम 10⁻⁵ kg पर मीटर क्यूब टू 10⁻10 kg per meter cube. In this region, temperature increases with height from 180 Kelvin to 700 Kelvin. तो इस रीजन में टेम्परेचर लगातार बढ़ता जाएगा, 700 केल्विन तक चला जाता है। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड थर्मोस्फियर, तो इसी को थर्मोस्फियर भी कहते हैं क्योंकि टेम्परेचर इसका काफ़ी ज़्यादा होता है। आयनोस्फियर इज़ द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ अर्थ एटमोसफियर, अर्थ के एटमॉस्फेयर का ये सबसे बाहरी पार्ट है, सबसे बाहरी लेयर है। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ आयनाइज्ड मैटर, इसके अंदर जो मैटर है वो आयनाइज्ड है, आयंस की फॉर्म में है। इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिव आयंस, आपको पता है आयंस कैसे बनते हैं। जैसे अगर किसी एटम में से इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए, इजेक्ट कर दिया जाए, जैसे हाई एनर्जी की रेडिएशन जब एटम के ऊपर डलेंगी तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा और वो बन जाएगा पॉजिटिव आयन। तो ये आयंस वहाँ फैले होते हैं। विच प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन स्पेस कम्युनिकेशन, तो स्पेस कम्युनिकेशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ आयनोस्फीयर इज़ लेस देन 1, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जो वैल्यू होती है आयनोस्फीयर की वो लेस देन 1 होती है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में हमने ऑप्टिक्स के अंदर पढ़ा था। आगे देखिए, देयर आर 4 मेन लेयर्स इन अर्थ्स एटमोसफियर having high density of electrons and positive ions produced due to ionization by high energy particles coming from sun, stars and cosmos। तो सन, स्टार और कॉस्मोस के अंदर से जो हाई एनर्जी आती है उसकी वजह से आयनाइजेशन जो होती है उसकी वजह से यहाँ 4 मेन लेयर बन जाती हैं आयनोस्फीयर के अंदर। दीज लेयर्स प्ले देयर इफेक्टिव रोल इन स्पेस कम्युनिकेशन, तो ये लेयर इफेक्टिव रोल प्ले करती हैं स्पेस कम्युनिकेशन के अंदर। दीज लेयर्स आर डी, ई, F1 एंड F2। फिगर 10b.3 के अंदर ये दिखाई गई हैं सारी लेयर्स। सबसे पहले आती है डी लेयर। डी लेयर इज़ एट अ वर्चुअल हाइट ऑफ 65 किलोमीटर फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ, तो 65 किलोमीटर हाइट से आगे डी लेयर स्टार्ट होती है। एंड हैविंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अप्रोक्सीमेट 10⁻9 पर मीटर क्यूब,
तो इतनी इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है। द एक्सटेंट ऑफ आयनाइजेशन ऑफ डी लेयर डिपेंड्स अपॉन द अल्टीट्यूड ऑफ सन, कि कितना आयनाइजेशन होगा वो सन से कितना डिस्टेंस है इन लेयर्स का, उसके ऊपर डिपेंड करता है। द स्मॉलर इज द नॉर्मल अल्टीट्यूड ऑफ सन, द ग्रेटर विल बी द आयनाइजेशन ऑफ दिस एटमॉस्फेरिक लेयर, कि जितना अल्टीट्यूड कम होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उतना ही ज़्यादा इसकी आयनाइजेशन होगी। दिस डी लेयर एग्जिस्ट इन डे टाइम एंड डिसअपियर्स एट नाइट, कि ये डी लेयर दिन में बनती है और रात में गायब हो जाती हैं। इट इज़ सो बिकॉज, ऐसा क्यों होता है? एट नाइट द सनलाइट इज़ एब्सेंट, रात के टाइम सनलाइट एब्सेंट हो जाती है, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द आयनाइजेशन ऑफ द डी लेयर, कि उस सनलाइट की वजह से ही आयनाइजेशन होती है जिससे ये लेयर बनती है। दिस लेयर रिफ्लेक्ट्स वेरी लो फ्रीक्वेंसी VLF and low frequency electromagnetic waves but absorbs medium frequency and high frequency electromagnetic waves to a certain degree, कि कुछ डिग्री तक ये जो है VLF और LF फ्रीक्वेंसी को रिफ्लेक्ट करती है और हाई फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्ब कर लेती है। आगे है ई लेयर इज एट अ वर्चुअल हाइट ऑफ 100 किलोमीटर from the surface of earth, having electron density approximate 2 into 10⁻11 per meter cube। तो ई लेयर लगभग 100 किलोमीटर हाइट पे है और ये जो है इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है 2 into 10⁻11 per meter cube। दिस लेयर एग्जिस्ट ड्यूरिंग डे टाइम बट डिसअपियर्स एट नाइट। तो ये लेयर भी डी लेयर की तरह ही डे टाइम में होती है और नाइट में डिसअपियर हो जाती है। द क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी, इस पे स्टार लगा हुआ है, डेफिनेशन नीचे है इसकी, तो इसकी डेफिनेशन देखिए। क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी इज दैट हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडियो वेव्स, कि क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी वो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है विच व्हेन सेंट नॉर्मली टुवार्ड्स द लेयर ऑफ आयनोस्फीयर, जिसको हम आयनोस्फीयर की तरफ डायरेक्टली मतलब 90 डिग्री जो बनाती है आयनोस्फीयर के साथ, उस एंगल पे अगर इसको भेजते हैं, गेट रिफ्लेक्टेड एंड रिटर्न टू अर्थ, वो रिफ्लेक्ट हो जाए और वापस अर्थ एटमॉस्फेयर में आ जाए। फॉर एक्सप्रेशन ऑफ क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी रेफर टू आर 10b.9, तो वहाँ पे हम इसका करेंगे एक्सप्रेशन। द क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस लेयर इज अबाउट 4 मेगाहर्ट्ज, मेगाहर्ट्ज इसकी क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी है। This layer helps to medium frequency surface wave propagation a little but reflects some high frequency HF waves in daytime, कि ये मीडियम वेव को प्रोपेगेट करने में हेल्प करती है लेकिन हाई फ्रीक्वेंसी को रिफ्लेक्ट कर देती है। थर्ड है F1 लेयर। F1 लेयर देखिए, F1 लेयर इज एट अ वर्चुअल हाइट ऑफ 180 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, ये अर्थ सरफेस से 180 किलोमीटर हाइट पे होती है। हैविंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अप्रोक्सीमेट 3 into 10⁻11 पर मीटर क्यूब, तो इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है क्योंकि वहाँ पे जो सन का रेडिएशन है वो काफ़ी ज़्यादा होगा, तो आयनाइजेशन काफ़ी ज़्यादा होगी, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी वहाँ पे। दिस लेयर एग्जिस्ट इन डे टाइम एंड मर्जेज विद लेयर F2 एट नाइट, तो दिन में तो ये होती है एग्जिस्ट करती है लेकिन रात में ये F2 के साथ मर्ज कर जाती है। द क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी फॉर F1 लेयर इज़ 5 मेगाहर्ट्ज, तो 5 मेगाहर्ट्ज इसकी क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी है। इट एब्जॉर्ब्स सम ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स, ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की वेव्स को तो ये एब्जॉर्ब कर लेती है, बट मोस्ट ऑफ द हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स पास थ्रू इट एंड गेट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम लेयर F2, लेकिन ज़्यादातर फ्रीक्वेंसी वेव्स इसमें से पास कर जाती हैं और F2 जो लेयर है जो नेक्स्ट आएगी वो इसको रिफ्लेक्ट कर देती है। नेक्स्ट देखिए F2 लेयर। F2 लेयर इज़ एट अ वर्टिकल हाइट ऑफ अबाउट 300 किलोमीटर, तो 300 किलोमीटर की हाइट पे होती है ये इन नाइट टाइम एंड अबाउट 250 to 400 किलोमीटर इन डे टाइम, तो डे टाइम में इसका रीज़न काफ़ी बढ़ जाता है क्योंकि सनलाइट की वजह से आयनाइजेशन बढ़ जाएगा तो ये काफ़ी दूर तक फैल जाती है। द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ दिस लेयर इज़
अप्रोक्सीमेट 8 × 10⁻11 पर मीटर क्यूब। तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और भी ज़्यादा है। द क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस लेयर इज़ 8 मेगाहर्ट्ज़ इन डे टाइम एंड 6 मेगाहर्ट्ज़ इन नाइट टाइम। तो ये इसकी क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी है। इट रिफ्लेक्ट्स बैक द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन फ्रीक्वेंसी अप टू 30 megahertz to 40 megahertz but cannot reflect back the electromagnetic waves of frequency more than 40 megahertz। तो 40 megahertz तक का सिग्नल इनके थ्रू रिफ्लेक्ट किया जा सकता है। तो ये सारा अर्थ एटमॉस्फेयर के बारे में, तो ये सब आपने पढ़ना है और इसको मेमोराइज करना है। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन गुड बाय।